अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। कौमी असम्बली अपनी मुद्दत से पहले खत्म होने जा रही है। असम्बली तहलील करने की समरी किसी भी वक्त ऐवान सदर भिजवा दी जाएगी। आइन के मुताबिक 90 रोज में आम इंतखाबात होने हैं, लेकिन आइन में यह भी लिखा है कि जब नई मरदमशुमारी के नताइज मंजूर हो जाए तो फिर इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। अब आइन की किस शक पर अमल होगा और आइन की किस शक पर अमल नहीं होगा, ये बड़ा सवाल बन गया है। क्या नए इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने की शक 90 रोज में इंतखाबात कराने की शक से कम अहम है? अगर है तो क्यों? ये असम्बली बहुत से सवालात को हल किए बगैर रुखसत हो रही है। काबीना अरकान का ग्रुप फोटो सेशन मुकम्मल हो चुका है। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म समेत तमाम कलीदी रहनुमा अपना अलविदाई खिताब कर चुके हैं, लेकिन ताहाल निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, ये गुत्थी अपनी जगह मौजूद है जो सुलझाए नहीं सुलझ रही। ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत को खुद मालूम नहीं है कि और वो किसी और तरफ से फैसले के इंतजार में है कि निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, ताकि जैसा हुक्म सादर हो वैसे ही अनाउंस कर दिया जाए। निगरां वज़ीर आज़म की तैनाती के हवाले से बेयकीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज अपने आखिरी यानी अलविदाई खिताब तक वज़ीर आज़म का कहना था कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से कल मिलूंगा। आइन की रूह से हमारे पास मुशावरत के लिए 3 दिन है और मैं राजा रियाज साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो राजा रियाज साहब से कल मैं मुलाकात करूंगा और उनसे हाथ से हाथ मिलाऊंगा उनसे। आइन कहता है मुझे कि नाम इंटरम वज़ीर आज़म के हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। कल पहली मुलाकात है। आइन 3 दिन की मुद्दत देता है, फिर 2 दिन हाउस में आएगा अगर नाम फैसला कर सके। उसके बाद फिर 2 दिन चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत जाने से चंद घंटे पहले तक निगरां वज़ीर आज़म के नाम तक से वाकिफ नहीं है, या फिर वो जानबूझकर एक सादा से मामले को उलझाए हुए हैं। अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ और ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि लीडर ऑफ द हाउस कह रहे हैं। शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज की हालत भी लीडर ऑफ द हाउस जैसी है, जिनकी मसरूफियात इतनी ज़्यादा है कि वो आज फिर निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से मुशावरत के लिए तयशुदा मुलाकात के लिए दस्तयाब नहीं थे। वजह वही पुरानी थी कि निजी मसरूफियात की वजह से वज़ीर आज़म को नहीं मिल सकता, जिससे तासुर लिया जा रहा है कि उन्हें भी किसी हुक्म या फैसले का इंतज़ार है। वो कहते हैं मेरी पूरी कोशिश होगी कि मसला मिल बैठ के हल कर लें, लेकिन मिल बैठ के जो बैठने गुफ्तगू करने कंसल्टेशन का टाइम ही नहीं मिल रहा है। और राजा रियाज साहब वही है जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जो हुकूमत कहेगी यानी प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहेंगे वो अगर शायद खान अब्बासी इसहाक डार का नाम भी होता है तो उसे कबूल कर लेंगे। ऑपोजिशन लीडर को वज़ीर आज़म की तरफ से पेश करदा नामों पर एतराज़ नहीं। तो सवाल यह है कि इन दोनों के दरमियान अब तक मुशावरत क्यों नहीं हो सकी? 1 अगस्त से मामला 9 अगस्त और अब मज़ीद 3 दिन आगे जाने की वजह क्या है? क्या इस अबहाम की वजह कोई और है जो हायल हो रहा है? निगरां वज़ीर आज़म से मुतालिक मुशावरत ताख़ीर का सबब होने से इंतखाबात में तवील ताख़ीर की क़यासराइयाँ शुरू हो चुकी हैं। अभी तक 4 और 6 माह तक इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होने के बयानात दिए जा रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हलकों में चहमगोइयाँ हो रही हैं कि अगर निगरां वज़ीर आज़म के इंतखाब का इख्तियार भी उनके पास नहीं तो शायद इंतखाबात कराने या ना कराने का फैसला भी वही करेंगे जिनकी मुशावरत से अब तक फैसले हो रहे थे। इस बात का इशारा गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने अलविदाई खिताब में किया और बताया कि हम 15 माह में इदारों को अपनी हुदूद में रखने में कामयाब नहीं हो सकते। क्या हम भी वही सियासत करते रहेंगे जो हमारे बड़े 30 बरस से कर रहे हैं? दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हलकों की चहमगोइयों के साथ छोटी जमातें आज भी इंतखाबात बर वक्त कराने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। आज सेनेट में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बर वक्त इंतखाबात कराने से मुताल्लिक करारदाद पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त के अंदर इंतखाबात का इनेकाद लाजिम है। निगरां हुकूमत सिर्फ अबूरी मुद्दत के लिए रोज़मर्रा के फैसले कर सकती है। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि इंतखाबात का इनेकाद मुकर्ररा वक्त के अंदर रहकर किया जाए। ये करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर तो कर ली गई, लेकिन ताहाल मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात होने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ जो कल तक नवंबर में इंतखाबात कराने की बात कर रहे थे अब जनवरी 2 में इंतखाबात की खबर दे रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी 2 नाम दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का नाम दिया है और ज़राए ने बताया कि पीपी ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम भी दिया है। असम्बलियों की तहलील से 6 घंटे कबल तक निगरां वज़ीर आज़म का नाम फाइनल ना होना बहुत से सवाल खड़े कर रहा है। यह सवाल यह कि ताख़ीर का सबब बनने वाले मुहर्रकात क्या है? ये ताख़ीर सोचे समझे मंसूबे के तहत की जा रही है या फिर हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं? सवाल ये भी है क्या ये हुकूमत फैसले करने में खुद मुख्तार भी है या फिर बिलावल भुट्टो की तरफ से किया गया इशारा दुरुस्त है? सबसे आम सवाल, क्या इंतखाबात बर वक्त हो सकेंगे? अगर हाँ तो कैसे? और अगर बर वक्त इंतखाबात मुमकिन नहीं है तो कितनी ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं? 6 माह या इतने के खुद सियासतदानों को भी इस बारे में इल्म नहीं है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान शफ़क़त साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान शफ़क़त साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज ये जो इत्तेहादी हुकूमत है
वो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। यानी असम्बली जो है, वैसे तो मुद्दत पूरी होने में अभी भी 3 से 4 रोज़ बाकी है। उससे पहले असम्बली रेजोल्यूशन की जो समरी है तैयार कर ली गई है, किसी भी वक्त सदर ममलिकत को भेज दी जाएगी, इरसाल कर दी जाएगी। अलविदाई खिताबात भी हो गए। बिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। हमें ये बताया जा रहा था कि भाई आपको इतनी जल्दी क्या है, हम जाने से पहले अनाउंस करके जाएंगे। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर भी बता रहे हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी ये बता रहे हैं कि हमारे पास अभी 3 दिन तो हैं कंसल्टेशन के, तो हम कर लेंगे। राजा रियाज साहब आज भी मसरूफ हैं, तो ये अभाम क्यों है? इतनी अनसर्टेनिटी की वजह क्या है? देखें, लतीफ़ा तो ये हो रहा है, पहली बात तो ये कि इसको वक्त आप हालात की सितमज़रीफ़ी कहें कि कंसल्टेशन प्रोसेस में अपोजिशन लीडर जो हैं वो राजा रियाज साहब हैं, और राजा रियाज साहब वे एक अलग से बहस है कि राजा रियाज साहब किन की वजूहात की या किस वजह से हैं। इमरान खान साहब की वजह से हैं, उनकी गलत पॉलिसीज़ और उनके गलत अंदाज़े सियासत की वजह से हैं। लेकिन उसके बावजूद चूँकि हमारे यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है उसमें अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म ने ये कंसल्टेशन करनी होती है, और वज़ीर-ए-आज़म को अपोजिशन लीडर जिनका नाम राजा रियाज है वो टाइम नहीं दे रहे। ये अपनी जगह के ऊपर एक बहरहाल लतीफ़ा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब मैं उर्दू का बड़ा पासदारी करने वाला आदमी हूँ और करनी भी चाहिए। अच्छा, लेकिन देखें कि राजा रियाज साहब जो हैं वो, अगर आप उनकी पर्सनैलिटी का जायज़ा लें तो राजा रियाज साहब इतने मतलब जिसको हम कहें कि इतनी दीदा दिलेरी उनकी तबीयत के अंदर नहीं है कि वो शहबाज शरीफ जैसे एक पार्टी के सरबराह को, जिनकी पार्टी की वो टिकट के ऊपर अगला इलेक्शन लड़ना भी चाहते हों, जिसका वो इजहार भी कर चुके हों, उनको वो कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो बेसिकली तो ये मामला है बहुत सादा सा, उलझा हुआ नहीं है। मामला सादा सा ये है कि शहबाज शरीफ साहब भी बराए नाम ही कंसल्टेशन होनी है उनकी, और राजा रियाज साहब की भी जो कंसल्टेशन होनी है या प्रोसेस में जो उनका हिस्सा है वो भी बराए नाम है। ये फ़ैसले जो हैं ये 3 कुल मिला के लोगों ने करना है ये फ़ैसला, या ये फ़ैसले, जिनमें से एक फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म का है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। ये शख्सियात हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कि रस्मी जो कंसल्टेशन है वो तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की होती है, और यही कॉन्स्टिट्यूशनल है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलकर फैसला करेंगे कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो लोग, उनमें से एक आसिफ अली जरदारी ही हैं जो शायद इस पार्लियामेंट का हिस्सा है, उसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी पार्लियामान से बाहर हैं, और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ऑब्वियसली उनका भी कोई इलेक्टेड मैंडेट तो नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि असल में फैसला कहीं और होना है। अगर कहीं और होना है तो ये फैसला अभी होना है, या ये फैसला हो गया है, नाम लिख के फाइनल कर लिया गया है और सुनाया जाएगा बस? अच्छा, मेरा ये ज़ाती अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ये, मेरी जो गट फीलिंग है वो है कि शायद ये प्रोसेस अभी जारी है। मतलब ये कि ये किसी नतीजे के ऊपर पहुंच नहीं पा रहे, और उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। ये बड़ा रिपोर्टेडली कहा गया कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, जो हमारी गवर्नमेंट साइड के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं इंतखाबात के हवाले से। लेकिन आपने देखा कि ये 2-4 पिछले जो दिन है, मैक्सिमम 1 हफ्ता, इसमें वो लोग भी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो इंतखाबात को 1 दिन का भी डिले बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा साहब भी, कि अगर इंतखाबात 1 महीना डिले हो भी जाए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। तो अब वो बहाना जो बना हुआ है वो है कि जी के जो मुश्तरका मफादात की कौंसल है उसने वो नोटिफाई कर दिया है मरदमशुमारी के जो या सेंसस के जो नताइज हैं। अब देखें, सेंसस के जो नताइज हैं वो इतनी देर आपने छुपा के क्यों रखे हुए थे? इसी वक्त के लिए रखे हुए थे। इसका मतलब ये है कि किसी ने बहुत पहले फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान को कुछ मसाइल ऐसों का सामना है जिनको हल किए बगैर हम अगले इंतखाबात में नहीं जा सकते। अब मैं बड़ी माजरत के साथ ये वाली बात करूंगा कि ये इसलिए हुआ कि हमने 2018 में बहुत सारा काम जाली किया, इस रियासत में बहुत सा काम जाली हुआ। मिसाल के तौर के ऊपर, मैं वैसे पार्लिमान का तौहीन करने वाला आदमी नहीं हूँ, हमें करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो पार्लिमान है इसको अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें, जिसकी आज मियाद ख़त्म होने जा रही है या कर दी जाएगी, पूरी कर दी जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म साहब समरी भेज देंगे सदर ममलिकत को।
अपनी जगह देखिए के ऊपर ये हैं। एतराफ़ तो बिलावल हमें भुट्टो बहुत साहब बुरा- ने ये पार्लियामान के फ्लोर पर भी 2 रोज़ पहले कर लिया ना कि 16 महीने की इस मुद्दत के अंदर हम इदारों की इंटरवेंशन या मुदाखलत को कम नहीं कर सके, जो इटसेल्फ मेरा ख्याल है कि एक नाकामी है, क्योंकि ये सब सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे थे और फिर पार्लियामान को मजबूत देखना चाहते थे, इदारों की मुदाखलत कम करने की बात करते थे, इदारों को भी न्यूट्रल देखना चाहते थे। तो इटसेल्फ ये तो तस्लीम कर लिया गया है। देखिए जब ये तस्लीम हो गया है, ये हो भी नहीं सकता था। जी जी, तो अब उसके बाद ये हो भी नहीं सकता था उसकी। जी 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 इमरान शफकत साहब, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिन टारगेट्स की बात कर रहे हैं, ये हो भी नहीं सकता था, क्योंकि ये गवर्नमेंट जिस वतन से पैदा हुई है, जिस पार्लियामान के बदन से, उस पार्लियामान को यही गवर्नमेंट जो थी वो कह रही थी कि ये जालसाजी है, ये धांधली के जरिए पार्लियामान बनी हुई है। तो लिहाजा ये मैं जो ट्रू स्पिरिट होती है किसी भी बॉडी की, वो स्पिरिट इसमें नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पर जिन्होंने पहले फैसले किए थे उन्होंने ही इन फैसलों को अंडू किया। जहाँ तक इतराफ़ात की बात है तो ये इतराफ़ तो बहुत पहले हो चुका है, यानी पिछले साल अप्रैल के आखिर में 12 अप्रैल था मेरा ख्याल, या 14 अप्रैल था कि DGISPR और DGISI की प्रेस ब्रीफिंग थी, अगर आपको याद हो। जी जी, तो उसमें बड़े इतराफ़ात हुए थे। तो वो इतराफ़ यही था कि ये सारा कुछ बाई डिज़ाइन था। तो जो बाई डिज़ाइन जो पार्लियामान जिस तरह की तश्कील दी गई थी, उस पार्लियामान से इतनी ही खैर बरामद हो सकती थी जितनी हो गई। नहीं तो अब आपको लगता फैसले है, जहां पर होने हैं, और तो इमरान शफकत साहब आपको लगता है, कथा कलामी के लिए माजरत, के अभी जब ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के हाथ से मामला निकलेगा, के टेकर सेटअप आएगा, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी इनके जहनों में भी है। अभी तो कह रहे हैं जी 1 महीना डिले हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार भी है कि 1 महीना 2 महीने, उसके बाद 6 महीने 8 महीने, पता नहीं अगले साल भी इंतखाबात हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। देखें बात ये होती है कि आप पाकिस्तान में तो जो इदारे हैं वो पर्सनैलिटी ओरिएंटेड होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर किसी इदारे का सरबराह वो आ जाए जो कहे कि मेरी कोई तस्वीर किसी मीडिया के ऊपर नहीं आनी चाहिए, तो पॉलिसी वही बन जाती है। अगर किसी इदारे का सरबराह कोई ऐसी शख्सियत आ जाए जो कहे कि जी हमें मॉडरेट होना चाहिए, तो वो सारी पूरी रियासत मॉडरेट होने के चक्कर में पड़ जाती है। इस तरह इस्लामाइजेशन की तरफ निकल पड़ती है। इसी तरह अगर खुशकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक अदारे की सरबराही एक ऐसे शख्स के पास है जो ये कह रहा है कि हमें बतौर इदारा पार्लियामान की बालादस्ती को भी तस्लीम करना है, बेसिकली आइन के मुताबिक और आइन के ताबे रह के हमने चलना है, तो ये गुड लक हमेशा नहीं रह सकती। देखें ये मिजाज समझें, हमारी कौम का, हमारी रियासत का मिजाज ये है कि हम पर्सनैलिटीज़ के ऐन मुताबिक चलते हैं या उसको फॉलो करते हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी इस वक्त है, अगर उसको लग रहा है कि ये 6 महीने अगर हम आगे चल के पाकिस्तान के जो 2 मेजर मसाइल हैं, एक वो जो 2018 में या 2010 में जो प्रोजेक्ट ऑन किया गया था उसकी हमने नफ़ी करनी है, उसको या ग्रेट रीसेट की एक इस्तिलाह यूज़ की जा रही है, अगर हमने वो करना है तो हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। और उसी की वजह से जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल हुई है उसको भी ठीक करना है, इसके लिए भी टाइम चाहिए। और फिर इन पॉलिटिकल पार्टियों का जो पॉलिटिकल कैपिटल बर्बाद हुआ है पाकिस्तान को बचाने के चक्करों में या रियासत को बचाने के चक्करों में, तो फिर उस पॉलिटिकल कैपिटल की बहाली भी ज़रूरी है। तो ये मुश्तरका एक आज की तारीख तक ये एक कॉमन एजेंडा है। तो उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? इसलिए है कि ये देखें, अभी तो वो कह रहे हैं, जो बातें हो रही हैं वो तो कह रहे हैं कि जी के मार्च से पहले फरवरी तक ये इंतखाबात हो जाने चाहिए। उसकी टेक्निकल रीज़न ये है कि हमारे पास जो दस्तूर की आखिरी बंदिश है वो मार्च में मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद तो फिर बिल्कुल गैर दस्तूरी काम हो जाएगा। तो अभी भी जो हम एक दस्तूर की आड़ में जो काम कर रहे हैं वो सहूलत हमारे पास मार्च तक की है कि मार्च से पहले सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर हम मार्च से आगे जाते हैं तो जो एक दस्तूरी एक आप कहें कि हमारे पास जो एक आड़ है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर तो बिल्कुल गैर दस्तूरी काम हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये सब लोग अवॉइड करेंगे और ये दस्तूर को फॉलो करने वाले लोग हैं और गुंजाइश निकाल रहे हैं दस्तूर के मुताबिक। वरना पाकिस्तान में तो एमरजेंसी प्लस भी लगे हैं, पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लगे हैं, हमारे लिए कोई नई चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर कोई हया का तकाजा कर रहा है या किसी की आंख में शर्म है दस्तूर की, तो मेरा ख्याल है कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये दस्तूर से आगे नहीं जाएंगे। दस्तूर को जितना खींच सकते हैं
उसकी आखिरी लिमिट जो है वो फरवरी तक है। ठीक, राज साहब, ये इस वक्त तो यही है। इस वक्त पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के माबैन डेडलॉक कहाँ है? अब यानी हमने दुबई में बैठकें देखी, फिर कुछ लंदन में मुलाकातें भी हुई थी, पाकिस्तान में तो रस्मी सी कुछ मुलाकातें हुई। ये डेडलॉक किस जगह पर है, खासतौर पे पीपल्स पार्टी और पीडीएम के माबैन? मेरे पास ना तो इन्फॉर्मेशन है और ना मुझे लग रहा है। इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो है वो पॉजिटिव है कि ये सब एक पेज के ऊपर है। अगर कुछ सोचा जा रहा है, कुछ समझा जा रहा है, तो वो जो आपने पहले बात की थी कि जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है कि ये प्रोलॉन्ग ना कर जाए, उसकी पेशबंदी क्या करनी है हमने। दूसरा कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनका एक मैं अगर खुल के बात करूं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती कि उनका फौजी अदालतों में ट्रायल हो। तो अभी तक आप देखें कि ये उसी का समर है कि अभी तक वो जो 102 अफराद जो गिरफ्तार हैं 9 मई के इल्ज़ामात की वजह से, उनका भी अभी किसी भी फौजी अदालत में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो ये दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स। मेरा ख्याल है कि ये मस्बत चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे इस पे के बाद हमारे साथ। पीटीआई की भरपूर सोशल मीडिया मुहिम, बानी तहरीक इंसाफ की वकला टीम के भरपूर दावों के बरक्स चेयरमैन पीटीआई को आज अदालतों से किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं मिल सका। तोशा खाना केस में फौरी सजा मुअत्तली का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन को और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, जबकि अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली और वकला टीम से मुलाकात की इजाजत देने के मामले पर भी अदालत ने जेल हुक्काम और दीगर को नोटिस जारी करते हुए समाअत जुमे के रोज तक मुलतवी कर दिए। पीटीआई की जानिब से दोनों दरखास्तों पर ही अदलिया की जानिब से फौरी तौर पर चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। वो कम से कम जुमे के रोज तक अटक की हाई सिक्योरिटी जेल की मकीन रहेंगे, जबकि सजा मुअत्तली की दरखास्त प्रोसेस भी लंबा चलता दिखाई देता है। इन केसेस के दौरान अदालत ने दूसरे केसेस में गिरफ्तार करने के हवाले से अहम रिमार्क्स देते हुए वाज़ेह किया है कि जब किसी एक केस में गिरफ्तारी हो जाए, किसी भी दूसरे केस में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। और अदालत में होने वाली कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन हुकूमत चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला आने के बाद से मुतमईन दिखाई देती है। उनके मुताबिक अगर फैसला मुअत्तल भी हो जाए तो बानी पीटीआई की अपनी जगह बरकरार रहेगी। आज के केस की समाअत का अहवाल जानेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार साकिब बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप एक अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर कर रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये कहिएगा कि आज क्या सूरत हाल रही? आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की, तो इस हवाले से उनके क्या रिमार्क्स थे और वकला ने क्या दलाइल दिए इस पे? और क्योंकि ये एज्यूम किया जा रहा था कि अगर ये केस लगेगा तो एटलीस्ट उनको जमानत तो फौरी तौर पर मिल जाएगी, लेकिन क्या रुकावट इस वक्त हायल है? चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वैसे तो तोशाखाना फौजदारी जो केस है उसमें जो अपील थी, मरकजी अपील, आज वो अदालत के सामने थी और उसमें एक जो दरख्वास्त दायर हुई थी कि जो अपील है उसको, जो फैसला है ट्रायल कोर्ट का, उसको फौरी तौर पर मुअत्तल करके जो चेयरमैन पीटीआई है उनको जमानत पर रिहाई दी जाए। आज जो वकील सरदार लतीफ़ खोसा, ख्वाजा हारिस, डॉक्टर बाबर रवान, सलमान अकरम राजा, ये सारे सीनियर वकला जो है वो मौजूद थे जो चेयरमैन पीटीआई है उनकी वकालत के लिए, और उन्होंने बहुत कोशिश की कि आज ही ये जो सजा दी गई है ट्रायल कोर्ट की जानिब से वो मुअत्तल हो जाए और आज ही उनकी रिहाई हो जाए। एक तो ये मामला उन्होंने अदालत के सामने रखा और पहले आज के लिए उनकी जो कोशिश थी वो कामयाब नहीं हुई, तो फिर उन्होंने कहा कि कल के लिए आप नोटिस कर दें और कल के लिए केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, क्योंकि इसमें अर्जेंसी है और इसमें रश जो है वो इन्वॉल्व है। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह कहा कि कल उन्होंने किसी मेडिकल चेकअप के लिए जाना है तो इसलिए कल वो दस्तयाब नहीं है। उसके बाद वकला की जानिब से कहा गया कि उससे अगले दिन जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, तो ताहम चीफ जस्टिस ने उनको ये कहा कि हम 4 से 5 रोज में जो चेयरमैन पीटीआई है उनकी सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जो है, या आप ये कह सकते हैं कि जो जमानत से मुतल्लिक दरख्वास्त है उसको अगले 4 से 5 रोज में जो अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो फिक्स करेगी, मुकर्रर करेगी और उसके बाद उस पर समाअत होगी और उसके बाद उसका फेट डिसाइड होगा कि क्या जमानत जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि अगले हफ्ते तक जो है वो ट्रायल कोर्ट में तरीकाकार ये होता है कि कोई भी ट्रायल, जब ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज होता है हाई कोर्ट में, तो सबसे पहले हाई कोर्ट ये कहती है कि ट्रायल कोर्ट का पूरा ट्रायल का मुकम्मल रिकॉर्ड, उसकी पेपर बुक्स बनती हैं, वो पेपर बुक्स मंगवाई जाएं। आज भी ऑर्डर यही हुआ, वो पेपर बुक्स बनने में कुछ टाइम लग जाता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद अगले हफ्ते तक पेपर बुक्स ना बन सके और उससे अगले हफ्ते तक जो है वो केस जा सकता है। लेकिन बज़ाहिर अगर जमानत की बात की जाए तो 3-4 हफ्ते लग सकते हैं जमानत होने में।
फौरी तौर पर आज जो रिलीफ की उम्मीद की जा रही थी, पीटीआई के जो वकला है, जो लीगल टीम है, वो उनको नहीं मिल सकी, लेकिन अपील पर भी नोटिस हो गए और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त पर भी नोटिस हो गए। ये एक मामला था। इसके अलावा एक और जो मामला इसी में से निकला है वो ये है कि जो FIA है उसने जो जज है हुमायूं दिलावर, उनसे मंसूब पोस्टों वाले मामले में वकला को, सीनियर वकला को जो है वो नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं और उनकी तलबियां जो है वो लगाना शुरू कर दी हैं। ये मामला आज वकला ने जब अदालत के सामने रखा तो उसमें जो चीफ जस्टिस हैं उनके रिमार्क्स बड़े अहम थे। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ तहकीकात का ऑर्डर किया है, हमने तंग करने का या किसी को हरासा करने का ऑर्डर नहीं किया, इसलिए इस मामले को हम देख लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखेंगे। उसके बाद उन्होंने जो बैरिस्टर गोहर हैं, इनकी पीटीए लीगल टीम के मेंबर हैं, उनको भी कहा कि आप चैम्बर में मिले और उसके बाद जो चैम्बर में उन्होंने आना था और उसके बाद मिले। उसके बाद चीफ जस्टिस जो है उनसे मुलाकात भी हुई और हमें जराए ये बता रहे हैं कि अब FIA के हवाले से चीजें थोड़ी सी नर्म होंगी और मामला जो है वो शायद उस स्पीड से आगे ना बढ़े जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि गुज़श्ता रोज एक वकील को बुलाया गया था, आज एक और वकील को बुलाया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि गुज़श्ता रोज भी नईम पिरजौता तकरीबन 8 घंटे तक FIA के रूबरू रहे और फिर कहा गया कि शायद FIA ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उसके बाद फिर गालिबन ख्वाजा हारिस को भी नोटिस हुए। मैं इस तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले जो मरकजी अपील है PTI की, उसमें इस मामले को किस तरह जब सजा मअतली की ग्राउंड्स रखी जा रही है कि सजा को मअतल किया जाए, तो सजा मअतली का मतलब क्या है? क्या कन्विक्शन जो है कन्विक्टेड रहेंगे चेयरमैन PTI, जमानत मिल जाएगी? यानी कन्विक्शन होने का मतलब ये कि डिस्क्वालिफिकेशन वाली जो सजा है जिसका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने भी कर दिया वो अपनी जगह पर रहेगी जैसे इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं, और जमानत मिल जाएगी, वक्ती तौर पर एक रिलीफ मिलेगा, या मअतली का मतलब ये है कि बिल्कुल प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। ये आम लोगों की समझ के लिए हम बिल्कुल आम फार्म करके बता देते हैं कि जिस को भी मुलज़म को उसको सजा हो जाती है तो वो सजा याफ्ता अगर हो तो वो जो है वो 5 साल के लिए, जिस तरह 62(1)H के तहत इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दिया है गुज़श्ता रोज 5 साल के लिए, तो अब उनके खिलाफ जो ऑर्डर है, फैसला है ट्रायल कोर्ट का, जिस दिन वो कालअदम होगा उस दिन उनकी वो नाअहली खत्म होगी। जो सजा मुअत्तली होती है ये आर्जी रिलीफ होता है। आर्जी रिलीफ में ये है कि फर्ज करें कि इमरान खान या जो चेयरमैन PTI जो है वो 1 मंथ के बाद उनकी सजा मुअत्तल हो जाती है और वो सजा मुअत्तल होने के बाद उनकी जमानत हो जाती है, तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो नाअहली है वो बरकरार रहेगी जब तक कि उनकी मरकजी अपील पर फैसला नहीं हो जाता। और जो मरकजी अपील डिसाइड होने में मेरा ये ख्याल है कम से कम 1 साल से 1.25 साल और तकरीबन 1.5 से 2 साल वक्त लग सकता है। तो बिल्कुल अगर आम फार्म करें तो अगले 1 साल या 1.25 साल के लिए चेयरमैन PTI किसी भी इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है और जो कमिंग इलेक्शन है वो भी इलेक्शन वो नहीं लड़ सकेंगे। यानी इलेक्टोरल बैटल ग्राउंड से तो बाहर हो गए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सजा मुअत्तली का मतलब ये होगा कि उनको जमानत मिल सकती है और उसमें नोटिस होने के बाद ये जो सारे का सारा प्रोसेस है तकरीबन 1-1.5 माह 2 माह का अरसा ले जाएगा। जी बिल्कुल, ये जो प्रोसेस है ये 1 माह कम से कम ले सकता है और 2 माह भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह आप ये चल पड़ा है मामला, शायद ये है कि 1 माह में ये मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उनकी नाअहली बरकरार रहेगी। अभी जो कमिंग इलेक्शन है वो बेशक इलेक्शन नवंबर में हो या अप्रैल या मार्च में हो, उन इलेक्शंस के लिए इमरान खान जो है वो नाअहल हैं, डिस्क्वालीफाई हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन 1 साल 1.5 साल या 2 साल के बाद जब उनकी अपील पर फैसला हो जाएगा और उनके हक में अगर फैसला हुआ तो उसके बाद उनकी ये जो नाअहली है वो खत्म हो जाएगी। ठीक, लास्टली साकिब बशीर साहब, ये मरकजी अपील तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है, इस वक्त एपलेट कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लेकिन एक पिटिशन, रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी की गई, वो अपील नहीं थी बल्कि पिटिशन में चले गए और कहा गया कि इस पूरे के पूरे ट्रायल को ही कलअदम ये रिवर्स किया जाए। उसका क्या फेट है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? अभी तक तो उसको शायद एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। वो एक लाहासिल किस्म की मशक की गई एक खातून है, कोई वकील हैं जिनका ना इस मामले से लेना देना नहीं है और अच्छे भले लोग जो है वो कानून जानते हुए भी इस किस्म की पिटिशंस करते हैं और अदालतों का वक्त भी ज़ाया करते हैं और मीडिया का वक्त भी ज़ाया करते हैं कि हम उनको डिस्कस कर रहे हैं कि जिसकी सज़ा हो, जिसको सिर्फ वही अपनी सज़ा को चैलेंज कर सकता है किसी भी फोरम पे, उसके अलावा कोई XYZ जो है कोई बंदा जो है उसको चैलेंज नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट में उस खातून वकील ने जो चैलेंज किया है, मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं उसमें क्या विजडम था, क्या उनकी सोच थी, सिर्फ इसके अलावा कि वो अपना नाम जो है वो इसमें लिखवाना चाहें कि उन्होंने चेयरमैन PTI की जो सजा हुई है उसको चैलेंज किया है।
इसके अलावा इसका कोई जो है वो एक फजूल किस्म की एक्सरसाइज है ये। ठीक, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और सज़ा मुअत्तली का जो मामला है उस पर भी रोशनी डाली और क्या लीगल ग्राउंड्स हैं इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के वकला की तरफ से। बरकैफ जो भी मामला है 1 से 1.5 माह का अरसा नोटिस होंगे तो कमोबेश लग जाएगा, जिसमें सज़ा मुअत्तली का मतलब ये होगा कि वक्ती रिलीफ तो चेयरमैन पीटीआई को मिल सकता है, ज़मानत तो हो सकती है, लेकिन कन्विक्शन पर बरकरार रहेगी, जिसका मतलब यह है कि डिसक्वालिफिकेशन रहेगी। वो इलेक्टोरल यानी बैलेट पेपर से, इलेक्टोरल प्रोसेस से आउट रहेंगे और जब तक मरकजी अपील पर फैसला नहीं आता तब तक ये कन्विक्शन ख़त्म नहीं हो सकेगी। अब ये ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जाती जाती जो पीडीएम हुकूमत है वो आवाम पर किस तरह का बोझ डाल रही है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार की मुद्दत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी अवामी लिहाज से इंतहाई बदतरीन रही। उनकी ख़राब रिपोर्ट कार्ड का सबसे बदनुमा पहलू मार्केट और इससे बाहर फरोख्त होने वाली तकरीबन हर चीज़ की कीमतों में होशरुबा इजाफा है। मखलूत हुकूमत के 16 माह के अरसे में अशियाए खुरोनोश, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, बिजली और गैस की यूटिलिटी बिल्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से सारिफीन पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ पड़ा है। लेकिन इस 16 माह के अरसे में खुद हुकूमत ने न सिर्फ खुद को नवाजा है, केसेस से जान छुड़ाई है, बल्कि अपने और हमनवाओं की मराहत में भी कई 100 गुना इजाफा किया है। हुकूमत जाते जाते मुल्क को डिफॉल्ट ना होने का क्रेडिट तो ले रही है, लेकिन महंगाई में कई गुना इजाफा उनके दावों का मुंह चढ़ा रहा है। उनकी अय्याशियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अवाम बिजली के भारी भरकम बिल भरने से कासिर है। लेकिन गुज़श्ता दिनों बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली और सेनेट अरकान के एक इजलास की फुटेज सामने आती है, जिसमें महंगाई में कमी के दावेदार लॉन में पुरतायुश कुर्सियों पर विराजमान होते हैं और उनको ठंडक पहुंचाने के लिए 4 से ज़ायद हैवी ड्यूटी एयर कंडीशनर्स पूरी स्पीड से चल रहे होते हैं। हुक्मरान तो खुद खुले आसमान तले भी एयर कंडीशनर का बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए उनके पास किफ़ायत शारी अपनाने का वही पुराना ढकोसला आज भी बाकी है। इसी तरह जाती हुकूमत ने सरकारी अफसरान पर भी नवाजिशात की बरसात की है और तमाम सरकारी मुलाजमीन के यौमिया सफरी और मसज में 50% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क के अंदर अब ग्रेड 22 के मुलाजमीन के लिए यौमिया ज़्यादा से ज़्यादा 7,200 रुपये खुसूसी अलाउंसेस की इजाज़त होगी। इसके बाद ग्रेड 21 के मुलाजमीन को 6,000 रुपये, जबकि ग्रेड 19 और 20 वालों को 4,920 रुपये मिलेंगे। इसी तरह ग्रेड 17 और 18 के मुलाजमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुसूसी यौमिया अलाउंसेस 3,840 रुपये मुकर्रर किया गया है। इसके बाद ग्रेड 12 से 16 के मुलाजमीन के लिए 2,160 रुपये, ग्रेड 5 से 11 के मुलाजमीन के लिए 1,320 रुपये और ग्रेड 1 से 4 के लिए यौमिया 1,200 रुपये मुकर्रर किए गए। और ट्रांसपोर्टेशन लागत में भी 50% इजाफा करके गाड़ियों के लिए 7.5 रुपये फ़ी किलोमीटर और मोटरसाइकिलों के लिए 3.75 रुपये फ़ी किलोमीटर कर दिया गया है। इसके अलावा ज़ाती कारों या टैक्सीज़ के लिए फ़ी किलोमीटर माइलेज अलाउंस 50% बढ़ाकर 15 रुपये, मोटरसाइकिलों के लिए 6 रुपये, साइकिलों के लिए 3 रुपये और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 3.25 रुपये फ़ी किलोमीटर कर दिया गया है। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के मुलाजमीन के लिए हवाई सफ़र की इजाज़त है, जबकि रिटायरमेंट के हद पर ज़ाती अशिया ले जाने की लागत भी 0.03 रुपये फ़ी किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। ग्रेड 1 से 19 तक के सरकारी मुलाजमीन में सरकारी गेस्ट हाउसेस, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन, रेस्ट हाउसेस, मोटेल्स और होटल्स में रहने की सहूलत अपनी जगह पर है। वो रसीदें पेश करने पर कमरे के असल किराए के चार्जेस का दावा कर सकते हैं, जो मखसूस स्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 यौमिया अलाउंसेस और गैर मुतय्यना स्टेशन पर 1.5 यौमिया अलाउंसेस के साथ मशरूत हैं। यानी जाते जाते भी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के ऊपर नवाजिशात कर दी हैं और सरकारी मुलाजमीन का अगर नंबर देखा जाए टोटल पॉपुलेशन के अंदर तो वो कितना है, वो भी यकीनन आटे में नमक के बराबर है। जो सरकारी मुलाजमीन नहीं हैं, बेचारे कॉमनर हैं, दिहाड़ीदार मुलाजिम पेशा हैं, बेरोज़गार भी हैं, वो भी इस सरकार से सवाल तो यही कर रहे हैं कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।